फ्रेंड्स, हम लोग उत्सर्जन चैप्टर का रिवीजन करने के लिए आज एक नया वीडियो के ग्रुप में आए हैं। उत्सर्जन, मानव में जितने भी उत्सर्जन तक हमें क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास फेफड़ा, त्वचा, यकृत और ब्रेक। फेफड़ा यह आपका हमारे बॉडी में जो है श्वसन का कार्य करता है। दूसरा त्वचा, यह हमारे बॉडी से पसीने को बाहर निकलता है और आवेगों को ग्रहण करता है। यकृत जो होता है हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, उसमें भी काम करता है। यही हमारे मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं ब्रेक की संरचना पर। तो ब्रेक में देखेंगे कि ये जो ब्रेक की संरचना होती है, ये ब्रेक की संरचना है। इस ब्रेक की संरचना में इसका आकार जो होता है हमारे पास सेम के बीज के समान होता है। तो सेम के बीज के समान होता है। इसके आंतरिक भाग को जो अमीबा में उत्सर्जन का मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है? अमीबा में उत्सर्जन मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है आपका संकुचनशील रसधानी, त्वचा, ब्रेक, क्लोम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमीबा जो होता है यूकैरियोटिक चीज है। अमीबा यूकैरियोटिक कोशिका है। चूंकि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें किसी भी प्रकार के अंग या अंग तंत्र विशेष रूप से दिखाई नहीं देते हैं या फिर अस्पष्ट रूप से रहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसको नई कोशिका भी कहा जाता है और इसमें सभी अंग और अंगतंत्र दिखाई पड़ते हैं कोशिकाओं में, जो कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो पहला होता है आपका कोशिकाएं जो होंगी वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अमीबा इसी का भाग होता है और अमीबा में जो होंगे वह उत्सर्जन के लिए, अब देखते हैं अमीबा में मुख्य रूप से रसधानी कितने होंगे। रसधानी की संख्या जो होती है वह 2 होती है। एक जो रसधानी होता है वह जल का उत्सर्जन करता है, यानी कि जब शरीर में जितने भी जल बनते हैं उस सबको एक जगह एकत्रित करके रखता है और फिर वो क्या करता है, फट करके और अलग हो जाता है। तो एक रसधानी जो होता है वह जल का निष्कासन और दूसरा जो होता है खाद्य संग्रहण करता है। दूसरा जो होगा वो खाद्य संग्रहण करता है। तो यहाँ पर जल का जो निष्कासन होता है या उत्सर्जन जो होता है वो संकुचनशील रसधानी के द्वारा होता है और यही जल का निष्कासन जो होता है संकुचनशील रसधानी यहाँ पर कह लेंगे रसधानी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे सब रक्त में यूरिया और यूरिक अम्ल को छानकर अलग करने के का कार्य कौन करता है? रक्त में जो यूरिक अम्ल को छानने का काम है वो कौन करेगा? क्योंकि हृदय का काम क्या होता है? हृदय का मुख्य काम जो होता है वह रक्त को पंप करना। फेफड़ा का मुख्य काम होता है शरीर में हवा श्वसन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। ब्रेक का काम होता है उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना, पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला। अब हमारे रक्त में यूरिया और यूरिक अम्ल जो होता है वह ब्रेक के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। अब अमाशय के बारे में भी जान ही लेते हैं। अमाशय जिसको हम लोग स्टोमक कहते हैं या इसे हम लोग पेट भी कहा करते हैं, इसकी जो आकार होता है वो चौड़ा आकार का होता है। मांसल संरचना है, पेशीय तक है। अब इसमें जो होता है हमारे पास जो हम सबसे जो ज्यादा प्रबल अम्ल होता है जिसके हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो पीएच मान होता है लगभग 1 या 2 के आसपास होता है। पीएच मान 1 या 2 के आसपास सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय में पाया जाता है। अब अमाशय में होता क्या है कि भोजन का जो होगा वो चाइल्ड में बदलना अमाशय में ही होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ अकेले नहीं रहता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ अकेले नहीं रहता है, इसके साथ क्या क्या रहती है? तो इसके अपोजिट में रहता है म्यूकस। इसके अपोजिट में रहता है म्यूकस। अब ये क्या है देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक, तो हमारे अमाशय की दीवार को क्षति क्यों नहीं पहुंचाता? कुछ तो कारण होगा कि हमारे अमाशय की दीवार को क्षति नहीं पहुंचाता। और ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे अमाशय पर जब प्रभाव डालता है तो उसको बचाने के लिए म्यूकस जो होता है वो स्रावित होता है, जो कि हमारे अमाशय में पहले से ही मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय की दीवार को इसलिए क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि म्यूकस जो होता है इसके प्रभाव को हमारे अमाशय पर नहीं पड़ने देता है, जिसकी वजह से हमारे अमाशय में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अन्यथा हमारा अमाशय भी सड़ जाता, हमारा अमाशय भी चाइल बन जाता और उसके बाद छोटी आंत में जो है सो भोजन का आगे निष्कासन होता है। फिर अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग वैमन संपुट। वैमन संपुट जो है वह किसका भाग है? आहार नाल का, नेफ्रॉन का, तंत्रिका का या श्वसन का? किसका भाग है वैमन संपुट? वैमन संपुट किसका भाग है? तो आहार नाल का भाग तो होने से रहा, आहार नाल में तो नेफ्रॉन आता नहीं, क्योंकि नेफ्रॉन वैमन संपुट किसमें आएगा? वैमन संपुट आता है नेफ्रॉन में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, देख लेते हैं इसमें। ये संरचना जो है हेनेल चाप अभी ये होंगे आपके सामान्य संग्राहक नली और ये संग्राहक नली। इसमें जो रक्त का संचार होगा वह इस प्रकार से होगा। अब जब भी कभी रक्त आता है, रक्त यानी कि ये जो नेफ्रॉन की संरचना, ये आपका नेफ्रॉन की संरचना है, इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन की संरचना में परिवाही अपवाही धमनिकाएं होती है। यहाँ पर जो होता है सबसे बेहतरीन फिल्ट्रेशन जो होगा यहीं पे होगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद आगे संरचनाएं बढ़ेगी और ये जो कटोरी के आकार का लगभग समान लगता है या फिर कीट के आकार का भी कह सकते हैं, कीट के आकार का कहे या कटोरी के आकार का संरचना होती है। इसमें से जितने भी रक्त जाते हैं उसमें से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो सभी इसमें से आगे बढ़ेंगे। बाद बाकी जो चीजें हमारे लिए आवश्यक यानी कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो चीजें हमारे पास ही रह जाएगी, अर्थात यहाँ से वापस निकल जाएगी। बाद बाकी जितने भी चीजें हैं या अवशिष्ट पदार्थ वो आगे चलेगी। इसमें क्या होता है? श्वसन भी, अवशोषण होता है। अवशोषण किस बात का? तो जल का अवशोषण होते रहेगा ताकि शरीर में पानी की कमी महसूस ना हो, तो जल का अवशोषण होगा। और अंत में जाकर के जितने भी संरचनाएं नजर आ रही है सभी संरचनाओं में वह आकर के विभिन्न प्रकार के ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का एक संरचना है आकर के जुड़ेगा। जुड़ने के बाद ये सभी जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये पूरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का ये जो भाग होता है, इसके बाद जो संरचनाएं अवशोषित होगा ये सभी के सभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये संरचनाएं यहाँ आएगी और आने के बाद यहां से जुड़ जाएगा यूरिन ब्लैडर में, अर्थात मूत्राशय में, मूत्राशय में। और यहां पर मूत्र जो है अस्थायी रूप से रहेगा और रहने के बाद फिर वहां से समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो नेफ्रॉन की जो यह संरचना है यह आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बेहतरीन देखेंगे, वैमन संपुट होगा, अपवाही जैसा भी देखेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीला रंग किस पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है? तो मानव मूत्र की बात किया जा रहा है। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो रक्त में पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है। हीमोग्लोबिन की एक और खास बात है, बात क्या है कि एक हीमोग्लोबिन के अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ढोने का काम करती है। एक हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ढोने का काम कहां पर करती है? ये फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में, फेफड़ा से रक्त, रक्त से कोशिकाएं और यही जो है रक्त से कोशिकाएं और यही जो है रक्त से कोशिका वगैरह पे जो जाती है, तो जब हीमोग्लोबिन रक्त के साथ अभिक्रिया करती है, यह इधर लिख लेते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन O2, ये क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है।
और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त भी कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। फिर बनता है हीमोग्लोबिन जो होगा CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। ऐसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त क्या क्षारीय होता है। यूरोक्रोम यह एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण रक्त का जो मूत्र का जो होगा वह रंग पीला नजर आएगा, यूरोक्रोम के कारण। क्लोरोफिल जानते हैं, मेलानिन वगैरह जो होता है, मेलानिन का स्रावन जो होता है, जब धूप में हम लोग जाएंगे तो हमारी त्वचा जो होती है वह काला पड़ जाता है, वो मेलानिन के कारण होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो पादप कोशिका की बात है, तो वो अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन के कप जैसी संरचना वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आसानी से बता देंगे आप लोग, अभी बताया था। नेफ्रॉन में जो कप जैसी संरचना होती है, जो कप जैसी संरचना बताया था, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को ही कप जैसी संरचना बताया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको कुछ है नहीं, आईसीसी में बताए हुए हेलन चाप लूप वगैरह व्यायाम संपूर्ण वगैरह बताए हुए हैं। ग्लोमेरुलस में रक्त के छन्ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ग्लोमेरुलस में जो रक्त की छन्ने की प्रक्रिया होती है वह पारा निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। श्रावण प्रसारण वगैरह आगे देखेंगे। फिर आते हैं केचुआ के उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होगा। केचुआ का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ब्रिक, मेल्पिगियन नलिका, नेफ्रिडिला। ये नेफ्रिडिला जो होता है वह केचुआ का मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। इसके आगे चलेंगे। कीटों में भी उत्सर्जी अंग होंगे, तो कीट में जो उत्सर्जी, जैसे कि कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होगा, नेफ्रिडिला, मेल्पिगियन नलिका। ये इसमें मेल्पिगियन नलिका हो जाएंगे। अब आते हैं एक प्रमुख भाग, डायलिसिस। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब हो जाने पर किया जाता है। जब हमारे शरीर में दो किडनी होती है, दोनों की दोनों किडनियां खराब हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसे साइंस की भाषा में हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है, डॉक्टर्स वगैरह हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। हृदय जो होगा वह श्वसन है, यकृत नहीं, ब्रिक नहीं, फेफड़ा भी नहीं होगा, और ब्रिक जो होगा वह आपका क्या होता है, किडनी। यह क्या करता है, ब्रिक डायलिसिस का उपयोग करने किस अंग के, तो जब आपका हमारा डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब हो जाने के कारण किया जाता है। डायलिसिस जो होता है वह एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो किडनी के जैसा काम करता है, अर्थात ब्रिक के जैसा काम करता है। तो ब्रिक जो होगा वह हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो रक्त के शुद्धिकरण करने वाला एक और होगा कृत्रिम ब्रिक जिसको कहा जाता है। तो वह कृत्रिम ब्रिक जो होंगे वह होते हैं आपके कृत्रिम ब्रिक। ये डायलिसिस मशीन को कहा जाता है। डायलिसिस मशीन जो होता है वह क्या करता है, हमारे रक्त में रक्त के शुद्धिकरण का काम करता है। रक्त के शुद्धिकरण का मतलब होता है जैसे कि हमारे बॉडी में जो जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड बनता है उस सबको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, या फिर खून से अलग करना, यही क्या कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। तो ये जो होता है आपका डायलिसिस जो होगा वह ब्रिक के खराब हो जाने के कारण किया जाता है। अब इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम ब्रिक भी कहेंगे। कृत्रिम ब्रिक जैसे कि विसरण और अपोहन का डायलिसिस, अपोहन भी इसको कहा जाता है डायलिसिस को। तो विसरण और अपोहन यानी कि कृत्रिम ब्रिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम ब्रिक क्या करता है, अपोहन पर कार्य करता है, डायलिसिस पे काम करता है। कृत्रिम ब्रिक में डायलिसिस होता कैसे है, तो जैसे कि हमारे पास रक्त है, किडनी काम करना बंद कर दिया, तो जिस प्रकार से किडनी काम करती है रक्त को ले जाना और रक्त को निकालना, जिससे क्या होता है साफ शुद्धिकरण करके और जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना या फिर उसको मूत्राशय तक पहुंचाना, यही काम क्या करता है, ये डायलिसिस मशीन भी करती है। ये इसे कृत्रिम ब्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव ने बनाया है, इसे वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसमें होता है एक डायलाइजर जिसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। सबसे पहले रक्त को बाहर धमनी के माध्यम से निकाला जाता है,
निकाल करके उसको जो है उसको पहले टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, ठंडा करने के बाद फिर उसको डायलिसिस मशीन में भेजा जाएगा। इसमें डायलिसिस फ्लूइड होते हैं और वो डायलिसिस फ्लूइड क्या करेंगे, रक्त का शुद्धिकरण करेंगे, फिर वहां से प्रेशर बना करके फिर उसको रक्त को नॉर्मल टेम्परेचर 98 पॉइंट समथिंग डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि हमारे पास जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उस 37 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान को लाया जाएगा, रक्त के तापमान को, फिर हमारे शरीर के माध्यम से हमारे शरीर पे पहुंचा दी जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।